हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के अध्ययन के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास भाग 1। ठीक है, हिंदी सिनेमा का किस प्रकार उद्भव और किस प्रकार विकास हुआ था, इसके बारे में ये आपका पूरा चैप्टर। पार्ट 1 में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे, जो कि है विश्व सिनेमा की यात्रा। मतलब पूरे दुनिया में या कहें पूरे विश्व में किस प्रकार से सिनेमा शुरू हुआ, कौन कौन से देश में किस किस प्रकार के सिनेमा हुए थे, इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा विश्व सिनेमा के अंतर्गत सिनेमा का आरंभ। सिनेमा की शुरुआत ल्यूमिये बंधुओं की छोटी छोटी फिल्मों से हुआ था, जो 1 या 2 मिनट की होती थी। ठीक है, ल्यूमिनेट ब्रदर्स की जो छोटी छोटी फिल्म थी, जो कि 1 या 2 मिनट की होती थी, उससे हिंदी हम कहें जो सिनेमा था उसकी आरंभ हुआ था। हर फिल्म में केवल एक शॉट होता था। ठीक है, हर फिल्म में केवल एक शॉट होता था। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि शॉर्ट मतलब 1 से 2 मिनट की एक छोटी सी वीडियो उन लोगों ने तैयार की थी। इसके बाद फ्रांस के जॉर्ज मैलिस ने कल्पना और यथार्थ को मिलाकर ट्रिक फिल्में बनाई, जो कैमरे की रचनात्मकता इस्तेमाल हुआ इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब क्या था कि इसके बाद जब छोटी छोटी शॉर्ट्स फिल्म्स बनी, जो कि ल्यूमिनर बंधु द्वारा या फिर ल्यूमिनर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई थी, उसके बाद के समय में हम देखें तो जॉर्ज मिलस आते हैं, जिन्होंने क्या करा, अपनी कल्पना का यूज करके और जो सच्चाई है उसका यूज करके इन दोनों चीजों को मिलाकर ट्रिक फिल्मों को बनाया। ट्रिक फिल्म एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि फिल्मों का एक टाइप है। ठीक है, ट्रिक फिल्म कोई फिल्म का नाम नहीं है, ये फिल्म का एक टाइप है। ठीक है, जॉनरा कह सकते हैं आप। तो बनाई थी, जिसमें क्या हुआ था, कैमरे की रचनात्मकता को यूज किया गया था, क्रिएटिविटी को यूज किया गया था। फिर आता है फीचर फिल्मों की शुरुआत किस प्रकार हुई थी। तो अमेरिका में एडविन एस पोर्टर ने अ लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन 1902, ठीक है, एक मूवी थी द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन 1902 में, और उसके बाद द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1903 में, जैसी फिल्में बनाई थी। इन फिल्मों में पहली बार कई शॉट्स को जोड़कर कहानी दिखाई गई। इससे सिनेमा की कहानी को और दिलचस्प बनाने का रास्ता खुला था। अब क्या हुआ, अभी तक अगर हम ऊपर की बात करें, आरंभ में क्या था कि छोटे छोटे शॉर्ट्स बन रहे हैं, उन शॉर्ट्स को ही लोगों को दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, आप कहते हैं 1 से 2 मिनट के शॉर्ट, तो ज्यादा ज्यादा बढ़ाकर शॉर्ट्स को बढ़ा दिया गया, उनका साइज बढ़ा कर दिया गया 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, अब क्या हुआ कि फीचर फिल्म के अंतर्गत, जिसमें नाम है एडविन एस पोर्टर, उन्होंने क्या करा था, 2 फिल्में बनाई थी। इन 2 फिल्मों में छोटे छोटे शॉर्ट्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ी फिल्म बनाई गई। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि कहानी को और बढ़ाया गया, कहानी को और अच्छी तरह से दिखाया गया था। फिर आते हैं डी डब्ल्यू ग्रिफिथ का योगदान की बात करें, तो डी डब्ल्यू ग्रिफिथ ने द बर्थ ऑफ ए नेशन 1915 में और इंटॉलरेंस 1916 में जैसी फिल्म के जरिए सिनेमा में कहानी कहने और संपादन की कला को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। मतलब कहानी को कहना, नैरेटिव करना, किसी कहानी को कहने का जो तरीका है वो, और उसकी एडिटिंग मतलब संपादन का जो काम था, इन दोनों कामों को एक बहुत अलग ऊंचाई तक ले गए थे। ठीक है, डी डब्ल्यू ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति। ठीक है, और इन्होंने ये चीज किसमें दिखाई थी, इन्होंने 2 मूवीज बनाई थी, उन मूवीज में ये चीज दिखाई थी। मूवी का नाम था द बर्थ ऑफ अ नेशन 1915 में आई थी, और इनटॉलरेंस ये 1916 में आई थी। इन 2 मूवीज के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि हम लोग कहानी कहने को, और कहानी कहने की जो प्रक्रिया है वो, और संपादन की जो प्रक्रिया है, इनको हम और ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। जर्मन और सोवियत सिनेमा की अगर हम प्रारंभ की बात करें या प्रभाव की बात करें, तो जर्मनी में द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिग्री 1920 में जैसी फिल्म ने अभिव्यंजनवादी सिनेमा की शुरुआत की थी। फ्रिट्ज लैग ने मेट्रोपोलिस, जो कि 1927 में आई थी, एक शैली का प्रयोग करके ये फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो ये जो 2 फिल्में हैं, इन फिल्मों से हम कह सकते हैं कि जर्मनी में जो मूवीज का काम है, सिनेमा का जो काम है, वो आरंभ हुआ था। सोवियत की बात करें तो सोवियत फिल्मकार सरगेई आइस्टीसन ने मोटाज तकनीक का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मोटाज तकनीक का इस्तेमाल किया, और उनकी फिल्म बैटलशिप पॉटकिन 1925 में आई थी। मोटाज जो शैली है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मोटाज शैली या कहें तकनीक को यूज करके ये फिल्म तैयार की गई थी, जिसका नाम था बैटलशिप पॉटकिन। ठीक है, अब बात करें बोलती हुई मूवीज का। अभी तक हम साइलेंट मूवीज की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं उस समय में जहां से बोलने वाली जो मूवीज है वो चालू हुई थी। कैसी, जिसको हम कहते हैं सावक। ठीक है, सवाक मूवी मतलब बोलती हुई या साउंड वाली मूवीज, ये सिनेमा। ठीक है, 1927 में द जैज सिंगर के साथ बोलती सिनेमा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, द जैज सिंगर, आप इस नाम को सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा उसका पोस्टर। तो द जैज सिंगर के, आप कहें, साथ जो बोलती हुई सिनेमा है उसका प्रारंभ हुआ था। इसमें आवाज और संवाद का इस्तेमाल हुआ, जिसने सिनेमा को यथार्थपूर्ण, रियलिस्टिक बना दिया था।
अब क्या हुआ था कि अब द जैज सिंगर के अंतर्गत आप मूवी देख भी रहे हैं, साथ के साथ आपको आवाज भी आ रही है, ठीक है, संवाद हो रहा है, दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो दर्शक उस बातचीत को सुन पा रहे हैं। इससे पहले क्या था, जब म्यूट मूवीज या साइलेंट मूवीज हुआ करती थी तो हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से बताना पड़ता था कि क्या चल रहा है। अब बोलती हुई फिल्म आ चुकी थी, ठीक है, तो इस चीज ने सिनेमा को और ज्यादा क्या बनाया, रियलिस्टिक बनाया, यथार्थपूर्ण बनाया था। फिर बात करें हॉलीवुड के उदय की, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हॉलीवुड सिनेमा को चार्ली चैपलिन और ऑर्सन वेल्स ने नई पहचान दी थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हॉलीवुड में हम कहें जो सिनेमा था उसको चार्ली चैपलिन और ऑर्सन वेल्स ने एक अलग ही पहचान दी थी, अलग लेवल पर पहुंचाया था। चार्ली चैपलिन की जो द ग्रेट डिक्टेटर ने फांसीवाद पर व्यंग किया, जबकि ऑर्सन वेल्स की सिटीजन केन 1941 में आई थी, आज भी सिनेमा का एक महान उदाहरण माना जाता है, ठीक है। उस समय हम कहें कि चार्ली चैपलिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस नाम्स में से एक थे, ठीक है, जिन्होंने जिनकी एक मूवी हो गई द ग्रेट डिक्टेटर। आप इसको सर्च करेंगे, इसका भी आपको पोस्टर देखने को मिल जाएगा, और आप उसमें जो कैरेक्टर को देखेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो पे आपने उन कैरेक्टर को एक बार जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट थी उस समय ये मूवी, द ग्रेट डिक्टेटर, ठीक है। तो इस मूवी के अंतर्गत क्या बताया गया, तो जो फांसीवाद व्यवस्था थी उसके ऊपर व्यंग्य किया गया था, ठीक है, उसके ऊपर हम कहें कि तंज कसे गए थे फांसीवाद जो व्यवस्था थी उसके ऊपर। फिर सिटीजन केन जो थी 1941 में आई थी, आज भी वो सिनेमा का एक महान उदाहरण माना जाती है। यूरोपीय नव यथार्थवाद की बात करते हैं, यूरोपीय, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली में विट्टोरियो डी साका और रोबर्तो रोसलिनी ने नव यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत की थी। बाइसाइकिल थीव्स 1948 में एक मूवी आई थी जो कि इटली की सच्चाई और वहाँ की जो आम जिंदगी है और उसकी समस्या है उन चीजों को लोगों के सामने लाती है, ठीक है। बाइसाइकिल थीव्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इटली की उस समय की क्या व्यवस्था थी, क्या सच्चाई थी, ठीक है, और आम लोग अपनी जीवन में क्या क्या समस्याएं फेस करते थे वो सारी देखने को मिलती है। फिर फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस में रूल्स ऑफ द गेम 1939 में आई थी, जैसी फिल्म ने फ्रेंच न्यू वेब सिनेमा को जन्म दिया था, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे हम कहें शॉर्ट टिप्पणी के लिए, ठीक है, छोटी टिप्पणी के लिए, कि फ्रेंच न्यू वेब सिनेमा के बारे में आपको बताना है, तो क्या बताना पड़ेगा कि आप ये फ्रांस में एक मूवी आई थी द रूल्स ऑफ द गेम 1939 में, जिस मूवी के में आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो फ्रेंच वेब सिनेमा है उसको जन्म मिला था, उसके बाद ये आगे बढ़ा था। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है। बात करें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिनेमा की बात करें, तो अमेरिका में एल्फ्रेड हिचकॉक ने साइको और द बर्ड जैसी थ्रिलर फिल्में बनाई थी, ठीक है, साइको और द बर्ड जैसी थ्रिलर फिल्में बनाई गई थी अमेरिका के अंतर्गत एल्फ्रेड हिचकॉक ने। फिर जापान की बात करें तो अकीरा कुरोसावा ने रोशमोन और सेवन सामुराई जैसी जो शानदार फिल्में हैं उनको भी बनाया था। भारत की बात करें तो सत्यजीत रे की पथेर पांचाली वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी है इंडिया की, अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि शुरुआत में जब भारत में सिनेमा आया ही था उस समय इस मूवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो छवि है भारत के बारे में जो है वो वहां पे दिखाया था, ठीक है, बनाकर भारतीय सिनेमा को एक अलग ही पहचान पे पहुंचा दिया था। आज के सिनेमा की बात करें, वर्तमान समय में हम सिनेमा की, तो आज सिनेमा का बड़ा उद्योग, आज सिनेमा क्या है, एक बड़ा उद्योग बन चुका है। अमेरिका और यूरोप में सिनेमा अब ज्यादातर व्यवसाय और मनोरंजन केंद्रित है, ठीक है। आज क्या है, सिनेमा एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री बन चुका है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्निंग कर सकता है, ठीक है, उद्योग बन चुका है, काम बन चुका है, ठीक है। बात करें अमेरिका और यूरोप में, तो सिनेमा अब ज्यादातर व्यवसाय और मनोरंजन केंद्रित है, ठीक है, इंटरटेनमेंट पे और किस पे, व्यवसाय पे, काम पे केंद्रित है। हालांकि समय समय पर फिल्में भी बनाई जाती हैं, ठीक है, ऐसी फिल्म जो कि सिनेमा को प्रेरित करती है। बात करें भारत में सिनेमा की विकास यात्रा, ठीक है, भारत में सिनेमा की विकास यात्रा की बात करें तो भारत में सिनेमा की शुरुआत से, भारत में सिनेमा की शुरुआत 7 जुलाई 1896 को हुई थी, ठीक है, ये डेट आप याद कर लीजिए। भारत में सिनेमा की जो शुरुआत थी वो 7 जुलाई 1896 को हुई थी, जब ल्यूमिये बंधुओं या फिर ल्यूमिये ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में अपनी जो फिल्म है उनका प्रदर्शन किया था। इससे भारतीयों में सिनेमा के प्रति रुचि बढ़ी थी, ठीक है। अब क्या हुआ था इस प्रकार से समझिए कि 7 जुलाई 1896 को ल्यूमिये बंधुओं ने मुंबई के वाटसन होटल में क्या करा था, अपनी मूवीज को प्रदर्शित किया था, लोगों को दिखाया था, भारतीय लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई भारतीय लोगों की रुचि बढ़ी, सिनेमा के प्रति भारतीय लोगों की जो रुचि थी वो बढ़ी। इससे प्रेरणा प्राप्त करके हरीश चंद्र, सखाराम और भटवडेकर जैसी मूवीज, जो फिल्म पहली भारतीय मूवीज थी वो बनाई गई। दादा साहेब फाल्के का क्या योगदान रहा है, सबसे महत्वपूर्ण नाम भारतीय सिनेमा में अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के का, ठीक है, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी माना जाता है।
ठीक है, जिन्होंने भारत में सिनेमा का जो सेक्टर है उसकी शुरुआत करी थी। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो एक मूक फिल्म थी। ठीक है, दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली मूक फिल्म, या फिर हम कहें भारत की ही पहली फिल्म 1913 में बनाई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि क्या थी, पूरी तरह से मूक मूवी थी, पूरी तरह से साइलेंट फिल्म थी। इस समय में धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में बनाई जाती थी, जो दर्शकों को बहुत पसंद थी। ठीक है, ये जो समय था, इस समय क्या थी, धार्मिक और पौराणिक कथाएं, भाई धर्म से रिलेटेड और पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं उन कथाओं पर रिलेटेड जो फिल्में थी वो बनाई जाती थी, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद थी। लोग उसको हम कहें कि बहुत पसंद से, बहुत चाव से उन मूवीज को देखा करते थे। मूक फिल्मों का यूज की बात करें, अगर हम साइलेंट जो मूवीज थी भारत में उनके युग की बात करें, तो शुरुआत 2 दशकों तक मूक फिल्मों का दौर था। ठीक है, इस प्रकार से मान सकते हैं कि जब भारत में मूवीज बनना शुरू हुआ, तब से लेकर 2 दशकों तक जो मूवीज है वो साइलेंट ही बनती रही। इन फिल्मों पर पारसी थिएटर का असर दिखता था। ठीक है, पारसी जो थिएटर थे उनका असर दिखता था। बाबूराव पेंटर की सिरंदरी और सर्वकरी पाश 1925 में जो थी, जैसी फिल्में सामाजिक मुद्दों को उठाती थी। ठीक है, ये जो 2 फिल्में हैं ये क्या करती थी, ये समाज में जो उस समय के मुद्दे थे उन मुद्दों को लोगों के सामने लाती थी, उन मुद्दों को उठाती थी। बोलती फिल्म की शुरुआत होती है 1913 में आलम आरा फिल्म के साथ। ठीक है, आलम आरा पहली सावक या फिर बोलती फिल्म बनी, जिसे आदर्शरी ईरानी ने बनाया था। इसके बाद तेलुगु में भक्ता प्रहलाद और तमिल में कालिदास जैसी फिल्म भी बनी थी। ठीक है, भारत की अगर आपसे पहली फिल्म पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म पूछी जाए तो आला मारा। ठीक है, ये जो 2 फिल्मों के नाम है आप इनको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, तो इन फिल्मों के उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा हम कहें इस प्रकार के उदाहरण है जो कि बहुत फेमस है, तो आपको इजीली याद भी रहेगा और जो उदाहरण है वो भी काफी अच्छे से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो बोलती फिल्म की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, तो 1913 में आलम आरा पहली बोलती फिल्म बनी थी, जिसको किसने बनाया था, अर्दश्री ईरानी ने बनाया था। उसके बाद फिर भक्त प्रहलाद और कालिदास जैसी फिल्में बनाई गई थी। भारतीय फिल्म उद्योग का विस्तार, कई फिल्म स्टूडियो स्थापित हुए, जैसे रंजीत, मूवीटोन, न्यू थिएटर, प्रभात स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज बहुत फेमस नाम है। ठीक है, ये सारे के सारे ही अपने समय के हम कहें कि ऐसे फिल्म स्टूडियोज थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और काफी स्तर पर फिल्में बनाई थी। 1920 में अंग्रेजों ने सेंसरशिप लागू की, जो आज भी जारी है। ठीक है, 1920 में जो अंग्रेज थे उन्होंने मूवीज के ऊपर सेंसरशिप लागू करी थी, इस प्रकार से कि भाई किन प्रकार की मूवी लोगों को दिखाई जानी चाहिए, किन प्रकार की मूवी को रोक देना चाहिए। ठीक है, उस समय भी इस प्रकार की मूवी मतलब मूवीज बनती थी, उनको कुछ पे रोक लगती थी, कुछ को दिखाया जाता था। और वहीं वर्तमान में भी ऐसी कई फिल्में बनती है जिनको इजीली दिखा दिया जाता है, कई फिल्मों में सीन को कट करना पड़ता है, कई फिल्मों को तो रोक ही दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों और यथार्थवाद पर आधारित फिल्में, 1930 के दशक में प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के प्रभाव में फिल्मों में यथार्थवादी मुद्दे दिखाए जाने लगे थे। बिमला राय की 2 बीघा जमीन और महबूब की मदर इंडिया जैसी फिल्म समाज सुधार की ओर इशारा करती है। ठीक है, 1930 का जो दशक था उसमें क्या हो रहा था, साहित्य आंदोलन के प्रभाव में फिल्मों में मुद्दे दिखाए जा रहे थे, यथार्थवाद से रिलेटेड जो मुद्दे थे, सच्चाई के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को मूवीज के माध्यम से दिखाया जा रहा था। ठीक है, बिमल रॉय की एक मूवी 2 बीघा जमीन बहुत फेमस मूवी है। ठीक है, और साथ के साथ मदर इंडिया, तो शायद आपने अपने बचपन से अभी तक के एक ना एक बार वो मदर इंडिया जो मूवी है उसमें देखी होगी। ठीक है, तो ये मूवी क्या दिखाती है, ये मूवी समाज में सुधार की ओर इशारा करती है, लोगों को क्या कहती है, लोगों को प्रभावित करती है कि आप समाज में सुधार करिए। मदर इंडिया जो मूवी है वो समाज सुधार के क्षेत्र में हम कहें कि बहुत फेमस मूवी है। फिर बात करें देशभक्ति और 1940 का दशक, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देशभक्ति की भावना पर आधारित फिल्में बनी, लेकिन इन्हें अंग्रेजों की सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उसी दौरान देशभक्त से रिलेटेड जो मूवीज थी वो बनी, उसके साथ क्या हुआ, इन मूवीज पर अंग्रेजों के द्वारा सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप से तात्पर्य है कि भाई इन मूवीज के ऊपर रोक लगा दी गई थी। वी शांताराम की थंडर ऑफ द हिल्स नाम की फिल्म और कवि प्रदीप का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों उस समय का उदाहरण है। ठीक है, जो कि देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, उस समय में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मूवीज बनाई जाती थी ताकि लोगों को प्रभावित किया जा सके, उनके अंतर्गत देशभक्ति पढ़ाई जा सके। साथ के साथ जो कवि थे, हम कहें जो गायक थे, जो गाने लिखते थे, ठीक है, सॉन्ग राइटर्स, वो भी इस प्रकार के गाने लिखा करते थे जो कि लोगों को अंदर तक छू जाते थे देशभक्ति के लिए। ठीक है, उनको प्रभावित करते थे कि आप देशभक्ति के लिए काम करिए, देशभक्ति में आगे बढ़िए। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का समय चल रहा था, तो ये चीजें काफी ज्यादा हो रही थी। फिर आता है 1950 का दशक, समाज और कला का मेला। 1950 का दशक भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग था, मतलब स्वर्ण युग हम कहें, सोने का जो युग था वो माना गया है 1950 का दशक। सत्यजीत रे की पथेर पांचाली ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। राज कपूर की बूट पॉलिश, जगते रहो, गुरुदत्त की प्यासा जैसी फिल्म इस दशक की पहचान बनी थी। ठीक है, बूट पॉलिश, जगते रहो, प्यासा जैसी जो मूवीज हैं, वो हम कहें अपने समय की, मतलब उस समय की जो मूवी, मतलब उस समय में जब ये मूवीज बनाई गई थी, उस समय इन मूवीज को हॉल पे सबसे ज्यादा दिखाया गया। ठीक है, बात करें इन मूवीज के बारे में, ठीक है, तो क्या था कि लोगों को ये मूवीज इसलिए भी पसंद थी क्योंकि इनमें जो एक्टर्स थे वो अपने टाइम के बेस्ट एक्टर थे। राज कपूर आपने नाम सुना होगा, गुरुदत्त सुना होगा। ठीक है, ये जो नाम है ये अपने टाइम के टॉप हीरोज में से एक है। तो इनकी लोग मूवीज बहुत मन से देखने जाते थे, बहुत चाव से देखने जाते थे। ठीक है, इसीलिए ये मूवीज बहुत ज्यादा फेमस थी। साथ के साथ सत्यजीत रे की जो फिल्म थी पतेर पांचाली, ये इस मूवी ने तो पहली बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भारत को एक अलग ही पहचान दिखा दी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जो सिनेमा है उसको एक अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया गया था। सरकारी प्रोत्साहन और संस्थान की अगर हम बात करें तो 1954 में राष्ट्रीय मेला पुरस्कार शुरू हुआ। 1955 में बच्चों की फिल्मों के लिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना की गई। और 1960 में पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई की स्थापना की गई। ठीक है, ये जो तीन चीजें काम की, ये जो तीन काम किए गए, ठीक है, जिनकी मैंने बात करी, ये तीन काम किए गए सरकार के द्वारा, ताकि सिनेमा सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जा सके और इसके लिए संस्थान बनाए गए जो कि इस चीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, 1970 की दशक की अगर हम बात करें, 1970 का दशक, समानांतर सिनेमा का उदय। 1970 के दशक में समानांतर सिनेमा का उदय हुआ। श्याम बेनेगल की अंकुर, मृणाला सेन की भुवन सुमन, और साइद अख्तर मिर्जा की एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों नहीं क्यों आता है जैसी फिल्म समाज की सच्चाइयों को दिखाने का क्या करती है, प्रयास करती है। ये जो मैंने आपको तीन फिल्मों का नाम बताया, जैसे अंकुर हो गई, भुवन सुमन हो गई, ठीक है, और साथ के साथ एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, ये जो फिल्में हैं ये उस समय में समाज की जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने दिखाता है। ठीक है, एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों नहीं आता, इस फिल्म के अंतर्गत उस समय में समाज में जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, ठीक है, अमीरी गरीबी का जो फर्क था, साथ के साथ जो लोगों के साथ गलत हो रहा था, ये सारी की सारी चीजें उस मूवीज के अंतर्गत दिखाई गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं विकिपीडिया पे इस मूवी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको दो टाइम में मूवी देखने को मिलेगी, एक 1970 के दशक की मिलेगी और एक 2019 की मिलेगी। तो आपको 1970 के दशक की मूवी के बारे में इसको देखना है, तो आपको पता चलेगा कि इस मूवीज की बेसिक डिटेल्स क्या थी। इनमें भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है, साथ के साथ जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, ऊंच नीच, ये सारी चीजें उस मूवीज के अंतर्गत दिखाई गई है। ठीक है, बात करें 21वीं सदी का सिनेमा, बदलाव और प्रभाव। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और सिनेमा में तकनीकी बदलाव। 21वीं सदी में सिनेमा निर्माण और प्रसारण में व्यापक बदलाव हुए थे। ठीक है, 21वीं सदी में क्या हुआ, सिनेमा के निर्माण में, मतलब सिनेमा को बनाने में और उसके प्रसारण, उसको किस प्रकार से लोग, किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, प्रसारण किया जाएगा, इस चीज में बदलाव हुआ। वैश्वीकरण के कारण कई नई तकनीकें और विविध विषयों पर बढ़ावा, प्रभाव बढ़ा। ठीक है, जिससे हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो गई। अब क्या हुआ कि भाई जब वैश्वीकरण आया भारत में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई तकनीक हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, अलग अलग सेक्टर्स पे क्या हुआ, प्रभाव बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच की जो दूरी थी वो काफी हद तक कम हो गई, या हम कहें समाप्ति हो गई थी। भारतीय सिनेमा अब पूरी तरह व्यवसायिकता पर केंद्रित हो गया और विदेशी दर्शक वर्ग, जो हम कहें क्रॉस ओवर, का ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, वैश्वीकरण के आने के बाद, वैश्वीकरण जब भारत में बढ़ा, तो क्या हुआ कि भारत का जो सिनेमा था वो पूरी तरह से व्यावसायिक था। ठीक है, बिजनेस, हम कहें कि पूरी तरह बिजनेस से रिलेटेड चीजों से केंद्रित हो गया था अब। और विदेशी दर्शक वर्ग, जिसको क्रैश ओवर कहा जाता है, ठीक है, उसका ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही थी। उदाहरण के लिए काइसेंट, लंदन ड्रीम्स, माय नेम इज खान जैसी फिल्में हैं जो बड़े बजट की फिल्में होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सफल रही। ठीक है,
देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 फ़िल्मों का नाम लंदन ड्रीम्स हो गए, माय नेम इज़ खान हो गई, ठीक है? शाहरुख खान की जो माय नेम इज़ खान जो मूवी है, ये बहुत बड़े बजट की मूवी थी, स्टिल ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत सफल रही है, ठीक है? इन मूवीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने देखा, बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें कि भई बहुत बड़े स्तर पर एक दंगल मूवी है, ठीक है? वो भी बहुत बड़े स्तर पर देखी गई है। नेशनल के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी उन मूवीज़ को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। लोगों ने उनको बड़े चाव से देखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम वर्तमान समय में मूवीज के सेक्टर में किस प्रकार चेंजेस आए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा की व्यवसायीकरण की बात करें मल्टीप्लेक्स की, तो अब सिनेमा उद्योग के सभी पहलू जैसे फिल्म निर्माण, प्रदर्शन, कला और सिनेमा घर सब बाजार के नियंत्रण में है। ठीक है, अब क्या है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री अब पूरी तरह से ही हम कहें एक बिजनेस का सेक्टर बन गई है। वहां पे प्रत्येक व्यक्ति अपना काम कर रहा है ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, बिजनेस कर सके अपना। ठीक है, जैसे कि फिल्म का निर्माण हो गया, बिजनेस के लिए बनाई जा रही है, प्रदर्शन हो गया, बिजनेस के लिए कहा जा रहा है, जो कलाकार हैं, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भी सारा अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ सिनेमा घर, ये सब का सब किसके अंतर्गत आता है? बाजार के नियंत्रण अंतर्गत आता है। मल्टीप्लेक्स के बढ़ते चलन ने सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। मल्टीप्लेक्स के जो बढ़ते चलन के कारण क्या हुआ, जो भारतीय सिनेमा है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इसके साथ ही प्रचलित प्रेम कथाओं की सीमाओं से परे अब विविध विषयों पर भी फिल्म बनने लगी थी। अब क्या हुआ कि वर्तमान समय में क्या हुआ कि भाई जो प्रचलित प्रेम कथाएं हैं भाई, रोमांटिक मूवीज हो गई, कोई कहानी हो गई, अब उनको तो लोग बना ही रहे थे, परंतु उनको छोड़कर बहुत सारी जो विषय हैं उनके ऊपर मूवीज बनने लगी थी। ठीक है, अलग अलग विषयों की आप मूवीज को चेक कर सकते हैं, तो आपको हर एक मूवीज में एक अलग प्रकार के विषय के बारे में जो स्टोरी है वो देखने को मिलती है। नए विषय और खुलेपन की अगर हम बात करें तो सिनेमा में अब जीवन के यथार्थ सत्य को एक नए रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अब जो हम सिनेमा देखते हैं, जैसे वर्तमान में आप लोग हम लोग जो सिनेमा देखते हैं, ठीक है, उसमें जो जीवन का सत्य है उसको एक अलग ही रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे विक्की डोनर, मद्रास कैफे, गैंग्स ऑफ वसीपुर, मसान जैसी फिल्मों ने दर्शकों के बीच नए विषयों को प्रस्तुतिकरण शैली को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, देखिए, विक्की डोनर जैसी मूवी होगी, मद्रास कैफे हो गया, गैंग्स ऑफ वसीपुर या मसान। ठीक है, मसान मूवी भी फेमस मूवी है। तो हम बात करें तो ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने एक हम कहें, ऐसा होता है ना कि अभी तक हमने एक एक टाइप के जॉनरा की मूवीज देखी, सडनली हम एक ऐसे विषय के ऊपर मूवी देखते हैं जिसको शायद हमने कभी नहीं देखा, परंतु वो मूवी हमें लुभा जाती है। तो ये वो विषय है। ठीक है, अलग अलग विषयों पर मूवीज बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर लोग मेनली बात नहीं करते हैं या फिर लोग बात करना नहीं चाहते, स्टिल उनके ऊपर मूवी डेवलप हो रही है और लोग उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाई ऐसे दर्शकों पे फिल्में बनाई जा रही है, विषयों पर फिल्में बनाई जा रही है और लोकप्रिय बनाई जा रही है। अब रंग, संपादन, साउंड डिजाइनिंग और सिनेमेटोग्राफी में बदलाव लाकर कंटेंट को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना संभव हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि भाई कलर हो गए, संपादन हो गए, साउंड डिजाइनिंग हो गई या सिनेमेटोग्राफी हो गई, इन सब में बदलाव लाकर जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं उसको कलात्मक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करना क्या हो गया, संभव हो गया है। अगला टॉपिक आता है इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। अगर हम बात करें, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने फिल्म प्रसारण को आसान बना दिया। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शक अपने पसंद के समय पर फिल्म देख सकते हैं। इसके साथ ही वेब सीरीज का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है, जिससे सिनेमा का पारंपरिक स्वरूप बदल गया है। ठीक है, अब देखिए, अब वर्तमान समय में आपको पता होगा कि मूवीज, ठीक है, हॉल से उतरने के बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है, यूट्यूब रिलेटेड चीजें हो गई, इन सब पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें आसान हो गई है। उसमें सिनेमा देखना, फिल्म देखना एक आप कह सकते हैं इजी चीज हो गई है। किस प्रकार? आपको कई मूवीज यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी। नेटफ्लिक्स पे आप प्रीमियम देकर देख सकते हैं। ठीक है, अमेजॉन प्राइम जैसी चीजें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप प्रीमियम पे करके उन मूवीज को अपने पसंद के टाइम पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूवी कि जब जैसे टीवी की अगर हम बात करें तो टीवी पे एक फिक्स टाइम पे जब मूवी आती है तब आपको देखनी होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, तो आप अपने पसंद के समय पे जब आपका टाइम हो आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वेब सीरीज का जो प्रचलन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में बहुत सारी जो वेब सीरीज है वो आ रही है, जिसमें एक प्रकार से कहें तो कि अच्छी अच्छी बहुत सारी वेब सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, हर प्रकार की आप कह सकते हैं, अगर आपको
फिक्शनल देखनी है तो देखने को मिल जाएगी, थ्रिलर देखनी है तो देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आई हैं, तो जिससे क्या हुआ है, सिनेमा का जो पारंपरिक रूप था उसमें बदलाव आया है। सिनेमा का पारंपरिक क्या रूप था, जैसे फिल्म हो गई, ठीक है, ये उसका पारंपरिक रूप था, पर वर्तमान समय में वेब सीरीज हो गई हैं जो कि काफी ज्यादा प्रचलन में है। फिर बात करें स्टारडम की धारणा में बदलाव। अब फिल्मों में केवल बड़े स्टार्स पर निर्भरता कम हो गई है। आजकल कंटेंट पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे कई छोटे बजट की फिल्मों में काम करने वाले कलाकार जैसे राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुपरस्टार्स की श्रेणी में माने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत की फिल्मों की अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाते हैं, जब इंडियन सिनेमा में शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसके बाद अगर मिड में आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े स्टार्स थे मेनली फिल्म उनके ऊपर बेस होती थी। ठीक है, अगर जिनका भी आप नाम लीजिए, जैसे राजकुमार हो गए, ठीक है, वो सॉरी राज कपूर हो गए, ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ये मेनली फिल्म में थे। ठीक है, फिल्म इनके ऊपर बेस करती थी। पर हम वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो छोटी फिल्में जिनका आप कहें कि मूवी बनाने का जो कॉस्ट है वो कम है, तो उन फिल्मों में जो स्टार्स हैं वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं समय के साथ साथ। ठीक है, और फिर बाद में आके वो बड़ी फिल्मों में काम करते हैं। तो शुरुआत में जो छोटे बजट की फिल्में थी उनमें काम करने वाले कलाकार हो गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो ये कलाकार शुरुआत में छोटी फिल्म में थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में करी, ठीक है, फिर ये सुपरस्टार्स की कैटेगरी में आ गए। फिर बात करें नायिका प्रधान फिल्मों का उदय। ठीक है, फीमेल्स जो हैं वो मूवीज में एक मेन रोल में है, उसकी अगर फिल्मों की बात करें तो पुरानी धारणा के विपरीत अब नायिका प्रधान फिल्मों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जैसे निर्जा, तनु वेड्स मन्नू, पिंक और मर्दानी जैसी फिल्में जो है ये साबित करती हैं कि नायिका भी फिल्मों को सफल बना सकती हैं। ठीक है, फीमेल एक्ट्रेस जो है वो पूरी की पूरी मूवी को एक सक्सेसफुल मूवी बना सकती हैं। ये चीजें हमें पता चलती हैं इन फिल्मों को देखकर, जैसे निर्जा हो गई, ठीक है, तनु वेड्स मन्नू हो गई, पिंक हो गई, ये मर्दानी हो गई, ऐसी फिल्मों को देखकर ऐसी बहुत सारी फिल्मों के उदाहरण है। बात करें हास्य फिल्म का नया दौर, ठीक है, मतलब कॉमेडी जो मूवीज है उनका नए दौर की बात करें तो 21वीं सदी में हास्य फिल्मों का स्वरूप भी बदला है। अब मुन्ना भाई, एमबीबीएस, पीके, गोलमाल जैसी फिल्मों में सामान्य जीवन की हल्की फुल्की स्थितियों को हास्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह शैली और भी लोकप्रिय हो गई है। तो क्या बताएगा कि जो वर्तमान समय 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो जो कॉमेडी मूवीज है उनका स्वरूप बदला है। जैसे कि आपको बताऊंगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी हो गई, ठीक है, पीके हो गई, गोलमाल जैसी जो फिल्में हैं इसमें नॉर्मल लाइफ में कोई हंसी का सीन है तो उसको एक हास्य के तौर पे हंसी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिससे ये जो शैली है लोकप्रिय हुई है और ज्यादा लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया है। फिर बात करें विवादास्पद तत्वों का समावेश। बोल्ड सीन और बोल्ड भाषा का प्रचलन इस दौर में एक बड़ी खामी है। बिना कथानक से जोड़ के भी कोई कई बार बोल्ड तत्व जैसे द्व्यर्थी संवाद या फिर गालियां फिल्म में शामिल की जाती हैं, जिससे यह एकमात्र दर्शक वर्ग के लिए मनोरंजन का साधन बना रह जाता है। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं कि काफी विवाद का मुद्दा है मेनली। ठीक है, जो वर्तमान मूवीज है उसमें आपने देखा होगा कि काफी सारे बोल्ड सीन होते हैं। ठीक है, बोल्ड सीन हो गया आपको जैसे पता है, उसके बाद बोल्ड भाषा मतलब गाली गलौज जैसी भाषाएं, गाली के शब्द उन फिल्मों में यूज करना क्या है, एक बड़ी खामी है। क्योंकि इसका खामी क्यों है, देखिए जो लोग आप कह सकते हैं मेनली वो ना पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए ही बनाई जा रही हैं उस प्रकार की फिल्में, वही लोग देखते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, जिनको ये सारी चीजें गाली गलौज जैसी बोल्ड सीन चीज नहीं पसंद है, वो उन फिल्मों को कतई नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यही एक क्या है विवाद का मुद्दा है कि भाई मनोरंजन का साधन तो है वो, पर परंतु एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है, एकमात्र दर्शक वर्ग के लिए। जो वर्ग उसे देखता है केवल वही उसे देख सकता है, अन्य जो लोग हो गए फैमिली मूवीज नहीं है। ठीक है, ये जो मूवीज हैं जिसमें बोल्ड भाषा या बोल्ड सीन है ये फैमिली मूवीज नहीं हो सकती, लोग मेनली फैमिली के साथ उन्हें नहीं देखते, वो अपने पर्सनली स्पेस में देखते हैं। तो ये क्या है, ये विवाद का एक मुद्दा भी है। ठीक है, और ऐसी चीजें उसमें ऐड भी की गई हैं। बात करें यहाँ पे आपका जो कंप्लीट चैप्टर है ये वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते